हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्या लर्निंग पॉइंट। आज हम संविधान की संपूर्ण अनुच्छेद को यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आई होप आप मेरे साथ बने रहेंगे और अपने संविधान को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक कि आप अपने संविधान को जानोगे नहीं तो अपना हक मांगोगे नहीं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे अपन पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भाग एक, लगभग हमारे संविधान में पूरे 22 भाग दिए गए हैं और इन्हीं 22 भागों में कुछ अनुच्छेद हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो भाग है भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है भाग एक, जिसका टाइटल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत भाग एक के अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं या 4 अनुच्छेद आते हैं, जिसको अपन देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अनुच्छेद में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है कि संघ का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 1 में दिया गया है। आपका अनुच्छेद 2 या आर्टिकल सेकंड कहता है कि इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। यदि भारत में किसी नए राज्यों का प्रवेश कराया जाए या किसी अन्य देश से भारत में यदि उनका कोई हिस्सा भारत के द्वारा जीत लिया जाता है या उसे भारत में मिलाया जाता है, तो उससे संबंधित ये आपका आर्टिकल 2 है कि जो भी भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जाएगी वो आर्टिकल नंबर 2 के अनुसार की जाएगी। आर्टिकल 2A या 2 क ये निरसन है, मतलब ये समाप्त हो चुका है, अब ये नहीं रहा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 3। इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि भारत में नए राज्यों का जो निर्माण होगा या किसी राज्य की क्षेत्र में या उसकी सीमा में या किसी राज्य का यदि नाम बदलना हो या उसके नामों में परिवर्तन करना हो तो आपका आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार वो किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 4। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो इसको समझते हैं। दिया गया है कि यहाँ पे पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है और चौथी अनुसूची है, यदि इन अनुसूचियों में संशोधन करना हो तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार जो भी विधियाँ बनाई गई होगी इसके अनुसार इसमें संशोधन किया जाएगा। अब पढ़ते हैं भाग 2। भाग 2 का शीर्षक है नागरिकता। इसके अंतर्गत आपको अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक के आपको देखने को मिलेगा। तो अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या होगी। अनुच्छेद 5 कहता है कि जब संविधान का प्रारंभ हुआ तो उस समय नागरिकता या भारत में जो भी रह रहे हो उनकी नागरिकता क्या होनी चाहिए, उनके मापदंड क्या होने चाहिए। तो यह आपका आर्टिकल नंबर 5 मेंशन करता है। आर्टिकल नंबर 6 की बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो जिस समय डिवाइडेशन हुआ था तो डिवाइडेशन की बात यदि की जाए तो इसमें दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत को, मतलब जो पाकिस्तान से भारत को उस समय आए हैं, तो उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, ये अनुच्छेद 6 के अनुसार बताया गया है। अनुच्छेद 7 आर्टिकल नंबर 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। तो सेम है
जैसा आर्टिकल नंबर 6 दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा यह है कि पाकिस्तान से भारत, मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, और आर्टिकल नंबर 7 में दिया गया है कि पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो व्यक्ति होंगे उनके नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, तो ये आर्टिकल नंबर 7 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रहते हैं, जिसे आप एनआरआई के नाम से जानते हैं, पीआईओ है, तो इस प्रकार से जो भी भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय उद्भव के जो व्यक्ति होंगे, या जिनका जन्म भारत में हुआ होगा और वो कुछ पर्पस से अगर भारत के बाहर रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन व्यक्तियों के नागरिकता के जो अधिकार होंगे वो क्या होंगे, ये आपका आर्टिकल नंबर 8 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 9। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है आर्टिकल नंबर 9 में कि यदि किसी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसने स्वेच्छा से अगर किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है या अर्जित कर ली है, तो उसी समय से भारत का नागरिक न होना, मतलब वहाँ भारत के नागरिक का जो नागरिकता है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो आर्टिकल नंबर 9 ये मेंशन करता है कि स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को अर्जित कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 10 के अनुसार दिया गया है कि नागरिकता का जो अधिकार है वो किस प्रकार से बना रहेगा, किन किन बातों को यहाँ पे दिया गया कि कौन कौन से पॉइंट है जिसमें आप नागरिकता के अधिकार, आपके नागरिकता के अधिकार बने रह सकते हैं। जैसे बहुत से हैं, आप पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता अर्जित कर सकते हैं, या आपके बने रहते हैं, या जन्म के आधार पर रहते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ रीजन है जिसमें लिखा गया है कि नागरिकता के अधिकार आप किस कंडीशन में बने रहेंगे। आर्टिकल नंबर 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो लास्ट आर्टिकल है ये भाग 2 का। इसमें कहा गया है कि जो भी आपकी पार्लियामेंट है या संसद है, ये नागरिकता के अधिकार को बनाए रखने के लिए या आपके नागरिकता के अधिकार बने रहें, इसके लिए कुछ विधियां बनाएगी या विधियों का विनियमन करेगी। ये संसद के द्वारा किया जाना है जिससे आपके नागरिकता का हनन न किया जाए। तो ये थे आपके आर्टिकल नंबर 11। अब है भाग 3, इसका टाइटल है मूल अधिकार। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आप जैसे कि जानते हैं कि हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। संपत्ति के अधिकार को यदि छोड़ दिया जाए तो 6 प्रकार के मूल अधिकार हमारे पास है जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो इन्हीं मूल अधिकारों का हम एक एक करके यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में यहाँ पे परिभाषा दी गई है। परिभाषा मतलब राज्य की परिभाषा कि राज्य क्या होगा। तो राज्य क्या होगा अगर इसको मैं बताना चाहूँ तो जिसमें सरकार हो, एक विस्तृत क्षेत्र हो, एक एरिया हो प्रॉपर, तो या संघात्मक शासन हो वहाँ पर, या देखा जाए तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अब है भाग 3, इसमें दिया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। अगर संपत्ति के अधिकार को छोड़ दिया जाए तो एक एक अनुच्छेद में कौन कौन क्या क्या दिए गए हैं, किस प्रकार के अधिकारों को दिए गए। तो सबसे पहले पढ़ते अपन अनुच्छेद 12। इसमें आपको परिभाषा दी गई है। परिभाषा मतलब यहाँ राज्य की परिभाषा है कि राज्य क्या होगा। आर्टिकल नंबर 13 या अनुच्छेद 13, इसमें दिया है कि मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। यदि किसी मूल अधिकारों को मतलब शासन के द्वारा या संसद के द्वारा ऐसी कोई भी विधियां न बनी जाए या ऐसा कोई भी कानून न बनाया दिया जाए जो आपके मूल अधिकारों के खिलाफ हो या उसको समाप्त या अल्पीकरण करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये आपके अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि शासन ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे आपके मूल अधिकारों को प्रभाव पड़े। सबसे पहला अधिकार जो दिया गया है भारतीय संविधान में वो है समता का अधिकार। समता के अधिकार में आपके पास
14 से लेकर के 18 तक या 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल आते हैं समता के अधिकार में। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कानून के सामने हर कोई एक माना जाता है। मतलब विधि के समक्ष समता मतलब कानून की नज़र में सब समान है। ये आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। ये बात को आपको नोट कर लेना चाहिए कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद या डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जिसे कहा जाता है वो नहीं की जाएगी। मतलब पांच आधारों पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है। आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में दिया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यहाँ पर आपको आरक्षण की बात की गई है कि जिसमें आप जैसा कि आप जानते हैं कि जिसमें SC ST को जो आरक्षण दिया जाता है वो आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत ही यहाँ पे इनके जो क्लास है उसमें इनके बारे में डिटेल दिया गया है। हम केवल अभी यहाँ आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसमें कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। जब हम क्लास पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल के क्लास में क्या लिखा हुआ है, इसको जब डिटेल पढ़ा जाएगा तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन केवल आप अभी इतना ही जानिए कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 16 में दिया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है, यहाँ पे सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 17 है अस्पृश्यता का अंत। मतलब यहाँ छुआछूत की बात कही गई है कि छुआछूत का जो अंत है वो आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 18 इसमें उपाधियों का अंत है। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने समय में बहुत सारी उपाधियाँ हुआ करती थी, तो उन उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत किया गया है। अब उपाधियाँ मतलब जैसा कि आप जानते हैं नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक, तो ऐसी बहुत सारी उपाधियाँ थी उस समय उपाधियाँ। उस उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत किया गया है। अब भारत में केवल कुछ ही उपाधियाँ बची है जिसमें आप जानते हैं भारत रत्न सर्वोच्च उपाधि है यहाँ पे, फिर सैनिक इसमें परमवीर चक्र है। तो इस प्रकार से कुछ उपाधियाँ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये कुछ उपाधियाँ शेष रह गई है। बाकी जितनी भी उपाधियाँ जो विदेश से प्राप्त थी वो सब समाप्त हो चुकी है। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक इसमें दिया गया है। तो देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 9 में दिया गया है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें आर्टिकल नंबर में दिया गया है कि वाक स्वतंत्रता मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता, मतलब अपने अधिकारों को संरक्षण के लिए आप वाक स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है, आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देश विरोधी में बोले। आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि आपसे कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए जो जब तक कि आप दोष सिद्ध न हो जाए तब तक कि आपको संरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे चीज़ें जैसे 4 प्रकार के आप जानते हो, हैबियस कार्पस है यहाँ पे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ दिए गए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है, ऐसे कुछ प्रकार के यहाँ पर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किए जाते हैं। यह आर्टिकल नंबर 20 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल नंबर 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि इसमें आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 आर्टिकल नंबर 23, इसमें मानव और दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। मतलब यहाँ पर मानव का दुर्व्यवहार नहीं होगा, दुर्व्यापार नहीं होगा, और बलात्श्रम मतलब किसी से जबरदस्ती
काम नहीं करवाया जाएगा। मानव का जो दुर्व्यापार है, मतलब आप जानते हैं कि पहले यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में मानव काम के लिए यहाँ पर ज़बरदस्ती उनका व्यापार किया जाता था। तो इस प्रकार की घटना यहाँ पे प्रतिषेध कर दिया गया, या आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल नंबर 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो यहाँ पर एक उम्र दी गई है कि किसी भी छोटे बालकों को किसी भी कारखानों आदि में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिषेध किया गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। एक निश्चित उम्र में ही बालक कारखाने में काम कर सकता है। आर्टिकल नंबर 15 यहाँ आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक के दिया गया है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की यहाँ पे आपको स्वतंत्रता दी जाती है। यदि आप अपने धर्म को मानते हैं और उसका अंतःकरण से निर्वहन करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता या उसको मानने या आचरण करने की स्वतंत्रता यहाँ पर आपको आर्टिकल नंबर 25 में दी गई है। आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो आप अपने धार्मिक कार्यों की यहाँ पे प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब आप अपने धार्मिक कार्यों को कहीं पर भी स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब यहाँ पे दिया गया किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि, मतलब अपने धर्म को या किसी धर्म को आप यदि बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर टैक्स संबंधित है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, धर्म पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। 28 आर्टिकल नंबर 28 कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो यहाँ पे दिया है कि कुल शिक्षा संस्थाओं में, मतलब किसी भी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। या कुछ मायनों में यहाँ पर किसी भी धार्मिक या शिक्षण संस्थाओं में कुछ धार्मिक शिक्षा या उसकी उपासना के बारे में कुछ स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। आप वहाँ पे कुछ धार्मिक उपासना कर सकते हैं किसी भी शिक्षण संस्थाओं में। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत 29 और 30 दो आर्टिकल है। 31 जो है निरसन है, मतलब समाप्त हो चुका है। तो 29 आर्टिकल में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगर मैं बात करूं तो संस्कृति और शिक्षा का संबंधी जो अधिकार है ये पूरी माइनॉरिटी पर डिपेंड है, अल्पसंख्यक वर्ग पर डिपेंड है। इसमें केवल अल्पसंख्यक वर्गों की बातें ही कही गई है। तो 29 आर्टिकल में देखते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद 29 कहता है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 30 है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा। तो किसी भी शिक्षण संस्था वो अपनी स्वयं की शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं या उसका प्रशासन का कार्यभार कर सकते हैं। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपना स्वयं का शिक्षण संस्थाओं में अपने धर्म की या अपने वर्ग की शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन यदि प्रशासन के द्वारा उनको फंडिंग की जाती है तो ये कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है संविधान उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें दो आर्टिकल हैं जिसमें से एक समाप्त हो चुका है। एक ही आर्टिकल जिसमें उसी का एक सब क्लॉज दिया गया है, सब आर्टिकल दिया गया है। तो आर्टिकल 32 में दिया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आपको दिया गया है कि ऊपर जितने भी आपके अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको या आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में यही है कि आपके अधिकारों की जो रक्षा का दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट का है। आर्टिकल नंबर 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि के को लागू होने में उपरांत करने की संसद की शक्ति। तो इस अधिकारों को बनाए रखने के लिए या जो
जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को बनाए रखने के लिए शासन के द्वारा या कोई भी किसी भी प्रकार का बल आदि लागू होने के उपरांत में जो संसद की शक्तियाँ होगी यहाँ पे उसके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल नंबर 34 है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। तो यदि किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है, जैसे आप जानते हो कि मार्शल लॉ ये भी सेना विधि है, तो यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उस क्षेत्र में आपके जितने भी अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उन अधिकारों पर निर्बंधन हो जाएगा, मतलब वे अधिकार आपके उस समय वहाँ नहीं चलेंगे। आर्टिकल नंबर 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। तो जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, जितने भी अधिकार आपके दिए गए हैं और जितने भी भाग में हैं तो उनको प्रभावी करने के लिए आपको विधान बनाना पड़ेगा। ये आर्टिकल नंबर 35 में दिया गया है। तो ये आपके कुछ आर्टिकल थे मौलिक अधिकारों से संबंधित।